Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prashar Kanodia. Now from now onwards, I'll be starting with the legal section of MHCT, जिसमें जो major topics हैं आपके torts, contracts, मैं उनको cover करूँगी. I know, see, this is my first lecture regarding the legal section of MHCT. थोड़ा सा issue हो गया video का. I hope आप लोग इस बारी manage कर लेंगे. From the next time, you'll be able to see me also, so that the session would be more interactive. But commencing with the session, so today we'll study कि what is law of torts. अब torts हमारा होता क्या है, हमें ये समझना है पहले. Law of torts. Tort. अब tort क्या हो गया मैम, ये तो थोड़ा डिफरेंट चीज आ गई, हमें तो tort का मतलब ही नहीं पता है, आज तक हमने सुना ही नहीं था. Tort हमारा कुछ नहीं होता है. Tort is nothing but a wrong. एक सिंपल सा शब्द बस हमें याद कर लेना है कि कहीं भी tort बोला है उसका मतलब है wrong. ओके इसका मतलब है हमारा रॉन्ग. ओके अब कैसा रॉन्ग मैम, हर ऐसे तो अगर हम झूठ भी बोल दें, कोई चोरी भी कर लें, किसी का मर्डर भी कर दें, तो वो भी रॉन्ग है. मतलब बड़ी सी बड़ी चीज भी गलत है और छोटी सी छोटी चीज भी गलत है. तो क्या सब टॉट होगा? नहीं. क्या टॉट होगा? टॉट होगा हमारा सिविल रॉन्ग. अब सिविल रॉन्ग क्या होता है मैम? सिविल रॉन्ग एक ऐसी चीज होती है जो एक इंडिविजुअल को हार्म करे. ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारा ये है मिस्टर ए और ये है हमारे मिस्टर बी. ओके, आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है गाइस, बट इट्स ओके. तो ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी. अब मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए गए, ये मिस्टर बी की लैंड है, ये इनके घर का आगे का एरिया है. ठीक है, मिस्टर ए का घर यहाँ पे, ये मिस्टर ए का घर है. ठीक है, ए हाउस. ठीक है, अब मिस्टर ए को अपने घर जाना था, लेकिन मिस्टर ए यहाँ सीधा जाने के बजाय मिस्टर बी की लैंड से होके चले गए बिना मिस्टर बी की परमिशन के. तो ये क्या है? ये एक टॉट है. क्या है? टॉट. टॉट मतलब एक रॉन्ग है. रॉन्ग यानी कि एक सिविल रॉन्ग है. और सिविल रॉन्ग का क्या मतलब? कि कोई भी रॉन्ग जो एक अकेले इंडिविजुअल को हो, उसको हम लोग कहते हैं सिविल रॉन्ग. यहाँ पे जब मिस्टर ए मिस्टर बी के लैंड से होके गए, तो वहां पे सिर्फ मिस्टर बी को प्रॉब्लम हुई. वहां पे सी को, डी को, ई को या कोई भी और जो नेबर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये होता है हमारा सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग मतलब कि जहां पे सिर्फ एक इंडिविजुअल को हमारे हार्म पहुंचा हो, उसको हम लोग कहते हैं सिविल रॉन्ग. तो अब हमें क्या याद रखना है टॉट के बारे में? जस्ट अ सेकेंड. अब हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा टॉट है वो हमारा एक रॉन्ग है. और कौन सा रॉन्ग है वो हमारा है सिविल रॉन्ग. एक टॉट एक रॉन्ग है, एक गलत चीज है, एक हार्म है जो किसको किया गया है? एक इंडिविजुअल को किया गया है. ये हमारा होता है टॉट का मतलब. ठीक है, अब और क्या बात है जो हमें टॉट के बारे में समझनी जरूरी है? Tort has derived from a Latin term which is known as tortum. ये इंपॉर्टेंट है. कभी कभी एमएचसीटी हमारे 1 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं लीगल सेक्शन में कि टॉट किस वर्ड से डिराइव हुआ है. टॉट हैज डिराइव फ्रॉम विच टर्म? तो द आंसर इज टॉटम. ओके, नाउ एक और बात जो हमें अपने टॉट के बारे में याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा टॉट है वो हमारा अनकोडिफाइड है. अनकोडिफाइड है. अब अनकोडिफाइड का क्या मतलब होता है मैम? हमें तो पता ही नहीं है. अनकोडिफाइड का मतलब होता है कि जो चीज कहीं भी पर्टिकुलरली लिखी ना गई हो, लॉ के अंदर उसको प्रॉपरली लिखा ना गया हो, उसको हम लोग कहते हैं अनकोडिफाइड. तो टॉट जो है वो हमारा कहीं भी लिखा नहीं गया है. आपको कोई भी बेयर एक्ट टॉट पे नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो कभी लिखा ही नहीं गया है. ठीक है, तो टॉट हमारा क्या है? टॉट एक रॉन्ग है जो सिविल रॉन्ग है, जो हमारा एक
लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है जिसको हम लोग टॉटम कहते हैं, एंड विच इज अनकोडिफाइड। ठीक है, ये तीन चीज याद रहेगी अब हमें कि वो एक रॉन्ग है, कौन से नेचर का, सिविल नेचर का, वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, टॉटम से, एंड इट इज अनकोडिफाइड इन नेचर, मतलब कि वो कहीं भी हमारा लिखा हुआ नहीं है। ये बातें हमें टॉट के बारे में याद रखनी है। आई होप इसका मतलब आपको क्लियर हुआ हो। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विच हैज unliquidated damages in the form of remedy for the breach of a contract। अब इसका क्या मतलब है, ये तो बहुत भारी भारी शब्द हो गए, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सा मतलब है कि टॉट हमारा एक सिविल रॉन्ग है, एक हार्म है जिसके लिए जो किया जाता है कब, जब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था कि ए जो है वो बी की लाइन में घुस जाता है, राइट, बिना उससे कुछ पूछे। यहाँ पे उसकी ड्यूटी थी कि वो प्रॉपर रास्ते से जाए अपने घर ए हाउस। ठीक है, बट उसने क्या चूज किया, उसने चूज किया कि वो बी के घर से होके जाएगा। तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी थी कि वो प्रॉपर रास्ता लेके जाए, लेकिन नहीं, उसने उस ड्यूटी को क्या किया, उसने उस ड्यूटी को ब्रीच किया। तो जब कोई भी सिविल रॉन्ग होता है वहां पे एक ब्रीच होता है ईदर कॉन्ट्रैक्ट का और ड्यूटी का, जिसके लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब है मैम, वो डैमेजेस जो कि डिसाइडेड नहीं है। इसको मैं ब्रीफ में आगे समझाऊंगी, अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि वो डैमेजेस जो कहीं भी डिफाइंड या डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड नहीं है। कमिंग टू अनदर मीनिंग, tortious liability emerges from the breach of a duty fixed by law। कि लॉ ने कहा है कि ये आपकी पर्टिकुलर ड्यूटी है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि ए को अपने घर जाने के लिए प्रॉपर रास्ता चुनना चाहिए था rather than बी के लैंड को यूज करना। एंड दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स अदर पीपल। ए की ड्यूटी किसके तरफ थी, बी की तरफ, कि वो उसका लैंड ना यूज करे, which is further accompanied by unliquidated damages। ओके, आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हुई होगी टॉट की। नाउ मैम, क्या अब हर एक रॉन्ग टॉट होगा? हमें ये तो पता लग गया कि जो टॉट है वो रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग भी है, लेकिन क्या अब हर एक रॉन्ग हमारा टॉट होगा? अगर मैंने एक छोटा काम कर दिया, जैसे मैंने किसी की पेन चुरा ली, या मैंने एक बड़ा काम कर दिया जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या दोनों टॉट होगा? नहीं। अब एवरी रॉन्ग, अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि एवरी रॉन्ग और wrongful act is not a tort। Tort is really a kind of civil wrong। इस चीज को हमें हमेशा याद रखना है कि जो हमारा टॉट होगा वो सिविल नेचर का होगा, मतलब उससे सिर्फ हमें एक इंडिविजुअल को हार्म कर रहे हैं तभी वो एक टॉट कंसिडर किया जाएगा। बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉट। जैसे अब मैम, हम ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, आपने पहले बोला एक रॉन्ग जो है वो टॉट होगा, फिर आपने बोला जो रॉन्ग है वो सिर्फ सिविल नेचर का होना चाहिए, लेकिन अब आप कह रही हैं कि हर एक सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होगा। तो अब हम लोग तो कंफ्यूज हो गए ना। एक चीज हम लोग को समझना है कि जो सिविल रॉन्ग है हमारा वो बहुत से नेचर का होता है। ठीक है, सिविल रॉन्ग में आपका डिफेमेशन आता है, आपका असॉल्ट आता है, आपका बैटरी आता है, लेकिन सिविल रॉन्ग में आपका टॉट एक रॉन्ग है जो कि एक सिविल नेचर का है, जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं डिफेमेशन, असॉल्ट, बैटरी, देन आपका इसमें होता है ट्रेसपास, न्यूसेंस, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब जो हमारे होते हैं ये सिविल रॉन्ग, वो होते हैं हमारे टॉट। ठीक है, नाउ सेक्शन 2M of the Limitation Act 1963 states that tort is a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust।
जस्ट अ सेकेंड। ओके ना, अब हमें इतनी सी बात हमारे समझ आ गई है कि जो टॉट हो गया हमारा, वो हमारा एक रॉन्ग है, जो कि हमारा सिविल नेचर का है, ठीक है, जो अनकोडिफाइड है। बट एक चीज क्या याद रखनी है कि सिविल नेचर के जो रॉन्ग है, सच एज बैटरी, असॉल्ट, डिफेमेशन, ये सब हमारे टॉट कंसिडर किए जाएंगे। अब एक बारी मुझसे पूछा था किसी ने कि अगर मैंने किसी एक पर्सन है, उसने एक्स पर्सन का मर्डर कर दिया, तो वो भी तो सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही तो मर्डर है, तो वो भी तो हमारा सिविल रॉन्ग होगा? जी नहीं, मर्डर हो गया हमारा, थेफ्ट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? क्रिमिनल केसेस। ओके, ये होते हैं हमारे क्रिमिनल नेचर के। क्यों? क्योंकि उससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। ठीक है ना, कमिंग टू द एसेंशियल्स ऑफ टॉट। अब जो आपका एक चीज मैं बता दूं, टॉट और क्राइम में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस पे एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए कमिंग बैक टू टॉट्स, देयर आर फ्यू एसेंशियल्स जो एक टॉट कमिट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये कंडीशंस होती है कि अगर ये कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं हुई, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुए, तो वो हमारा टॉट नहीं होगा। जैसे एसेंशियल नंबर 1, अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। मैम रॉन्गफुल एक्ट तो समझ में आ गया था कि कोई गलत चीज हमने कर दी जिससे एक पर्सन को हार्म हो गया, वो सिविल नेचर का हो गया। बट ये ओमिशन क्या है? ओमिशन जो है हमारा, ये ओमिशन जो है हमारा, वो कोई ऐसी चीज होती है जो हम लोग को करनी थी बट हमने नहीं की, और उस चीज से सामने वाले को हार्म हो गया। जैसे ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है, ये लोग रात में ड्राइव कर रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। एक ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है। अब रात में उन्हें अपनी जो हेडलाइट्स होती है, एज वी नो, वो ऑन रखनी होती है ताकि सामने वाले को सिग्नल मिले कि हाँ सामने से एक व्हीकल आ रहा है। ए ने तो ऑन रखी थी, बट ए जो है हमारे, वो उन्होंने अपनी जो हेडलाइट्स थी उनको ऑफ रखी थी। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? ओमिशन। उनको कोई एक एक्ट करना था, जो था उनको अपनी हेडलाइट ऑन रखनी थी, बट उन्होंने क्या की? ऑफ रखी। तो यहाँ पे उन्होंने एक ड्यूटी जो थी बी की तरफ, उसको ओमिट कर दिया। अब इन लोग बोथ दी कार्स कोलाइडेड, ठीक है, यहाँ पे क्रैश कर गई, कोलाइड कर गई दोनों कार्स, जिससे बी को सबसे ज्यादा हार्म हुआ। तो जब ए ने अपना कोई एक ड्यूटी ओमिट कर दिया और उससे सामने वाले को एक हार्म पहुंच गया, वो हमारा होता है ओमिशन। ठीक है, तो टॉट में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रॉन्गफुल एक्ट ही हो, बट अगर कोई ओमिशन भी होता है तो वो भी हमारा टॉट कंसिडर किया जाता है। कमिंग टू द सेकेंड एसेंशियल, द एक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल डैमेज। ठीक है, मतलब जब ए बी से कोलाइड किया तो बी को डेफिनेटली डैमेज हुए होंगे, बी की कार को डैमेज हुए होंगे। तो जो एक्ट है हमारा या जो ओमिशन है, इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल डैमेज। ठीक है ना, द थर्ड एसेंशियल इज द एक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल डैमेजेस। अब ये क्या हो गया मैम? आपने तो अभी यही बोला था कि इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल डैमेज, अब आप बोल रही है कि इट मस्ट गिव राइज टू लीगल डैमेजेस। ये कौन सा डिफरेंस हो गया? सिर्फ एक एस का ही तो डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे एक सिंगल डैमेज होगा, सिर्फ एक बार चोट लगी होगी, और यहाँ पे बहुत सारी चोट लगी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। डैमेज और डैमेजेस में एक डिफरेंस होता है, दो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है सिर्फ एक एस का। स्टिल जो मीनिंग होती है दोनों वर्ड्स की, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। डैमेज विदाउट एस इज योर इंजरी और योर हार्म, कि मुझे ये पर्टिकुलर डैमेज हुआ है। यहाँ पे बी की जो कार टूटी है वो डैमेज है, बट डैमेजेस क्या होते हैं? वो एक कॉम्पनसेशन होता है। अब जो बी को डैमेज हुआ है उसके लिए ए क्या करेगा? ए उसको कॉम्पनसेशन देगा। उस कॉम्पनसेशन को लीगल टर्म्स में डैमेजेस कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमारा डैमेज क्या है और डैमेजेस क्या है। डैमेज सिर्फ एक हार्म है, एक इंजरी है, बट जो हमारी डैमेजेस है वो लीगल टर्म्स में एक कॉम्पनसेशन होती है
जो अग्रीव्ड पार्टी को, अग्रीव्ड पार्टी कौन हुई, ए या बी में से कौन सी अग्रीव्ड पार्टी हुई यहाँ पे, बी। वो पार्टी जिसको डैमेज हुए, वो पार्टी जिसको हार्म हुआ है और वो पार्टी जिसको डैमेजेस मिलेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्रीव्ड पार्टी। ओके, नाउ एसेंशियल नंबर 1 हमारा क्या था, अ wrongful act, an act which violates legal right of any person, such as किसी को डिफेम करना, किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, किसी के बारे में पब्लिकली इंटेंशनली गलत चीजें बोलना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफेमेशन। विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन डिटेल अभी आगे के पार्ट्स में। अब दूसरा क्या होता है, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, जैसे असॉल्ट, बैटरी कर देना किसी को। हमें क्या क्या राइट है कि हमारी रेपुटेशन मेंटेन्ड रहे, हमें कोई बॉडी, हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो, हमारी फ्रीडम को पे कोई इंटरफेरेंस ना हो, बट और हमारी प्रॉपर्टी पे कोई इंटरफेरेंस ना हो, बट जिस दिन ये राइट वायोलेट हो जाए वो हमारा रॉन्गफुल एक्ट कंसिडर किया जाता है। सपोज डिफेमेशन कर देना, ट्रेसपास कर देना, असॉल्ट या बैटरी कर देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको wrongful act. Okay, now coming to legal damage, the law recognizes damage as an injury. मैंने क्या कहा था, डैमेज क्या है हमारा, डैमेज हमारा है एक इंजरी, एक हार्म, which is violation of a legal right of an individual. समझ में आई ये बात मेरी। यहाँ पे हमने क्या था, क्या पढ़ा था, कौन कौन सी लीगल राइट, रेपुटेशन पे, फ्रीडम पे, बॉडी पे या प्रॉपर्टी पे। ए और बी के केस में क्या हुआ था हमारा, ए जब बी से कोलाइड किया उसकी गलती की वजह से, तो बी की क्या 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 लीगल राइट वायलेट हुई, प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी हुई हमारी, कैसे वो इनटैंजिबल हो सकती है, नहीं वो टैंजिबल भी हो सकती है। अब यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, उसकी कार, उसको बॉडीली सेफ्टी उसकी इन्फ्रिंज हुई, क्या उसकी फ्रीडम इन्फ्रिंज हुई, यस, फ्रीली जो उसका कार ड्राइव करने का था राइट वो इन्फ्रिंज हो गया। उसकी जो बॉडीली सेफ्टी थी, ऑब्वियसली अब वो ड्राइव करे तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि उसको कुछ हार्म पहुंचा, उसकी बॉडी को कुछ हार्म पहुंचा, तो उसकी बॉडीली सेफ्टी भी हार्म हुई। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, द लॉ रिकॉग्नाइजेस डैमेज एज एन इंजरी, वो इंजरी जो आपकी राइट को वायोलेट कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैमेज। अब डैमेज जो है वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है हमारा डैमनम साइन इंजूरिया और एक होता है इंजूरिया साइन डैमनम। अब मैम ये क्या है, ये तो आपने फिर से बहुत हेवी हेवी शब्द कह दिए, इनको हम लोग कहते हैं मैक्सिम्स। ओके गाइज, मेरे मैक्सिम्स पे भी मेरी एक सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, मैक्सिम्स पे है जो, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स मैं आपको करा रही हूँ जो एमएचसीटी में रिपीटेडली आ चुके हैं और जिनके चांसेस हैं फिर से 2025 में आने के। मैं सिर्फ वो मैक्सिम्स कराई हूँ, प्लीज वो सीरीज को फॉलो करो, उसमें भी मैंने ये दोनों मैक्सिम्स बहुत डिटेल में कराए हैं, तो प्लीज वहां जाके पढ़ो और उनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो रिपीटेडली आपके 2025 में 20 आपके जो प्रीवियस ईयर्स है उनमें आए हैं और 2025 में भी चांसेस है आने के। ठीक है ना, अब मैं एक आपको बता दे रही हूँ कि डैमनम साइन इंजूरिया क्या है। डैमनम साइन इंजूरिया इज नथिंग बट अ डैमेज, एक हार्म, एक इंजरी विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट। ठीक है, होते हैं चांसेस होते हैं कि आपको डैमेज हो जाए लेकिन आपकी कोई राइट वायोलेट ना हो। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज इंजूरिया साइन डैमनम जो कहता है वायोलेशन ऑफ अ लीगल राइट इवन इन एब्सेंस ऑफ अ डैमेज, मतलब कि हमारी लीगल राइट वायलेट हो सकती है बट कभी कभी हमें डैमेज नहीं होता। ओके इसको मैं डिटेल में आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बाकी मैंने अपनी सीरीज में भी एक्सप्लेन किया है, प्लीज उसको रेफर करिए। Coming to the very third essential, legal damages. See, damages. Here damages stands for remedies. Remedies कौन सी होती है? Compensation paid for the damage caused.
बहुत इजी शब्द में लिखा हुआ है, बहुत इजी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। अब डैमेजेस हमारे कौन से होते हैं? एक होता है लिक्विडेटेड, एक होता है अनलिक्विडेटेड। ये आपको अगर याद हो, मैंने डेफिनेशन में भी ये टर्म यूज किया था, दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विच आर नॉट प्री डिसाइडेड एंड डिपेंड्स ऑन द रिमोटनेस और द कॉज और द हार्म विच टुक प्लेस। अब ए और बी के केस में क्या ए को पता था कि वो बी से कोलाइड करेगा? क्या बी को पता था वो ए से कोलाइड करेगा? नहीं। अब जब कार कोलाइड हो गई, उसको इंजरी हो गई, तो अब क्या? क्वेश्चन मार्क कि अब डैमेजेस भी मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? हाउ मच, हाउ मच। तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट लगता है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का, क्योंकि उन लोग को तो पता ही नहीं था कि उनकी कार जो है वो कोलाइड करेगी, बट की ना, एट द एंड वो की ना। तो अब भैया डैमेज तो हो गया। अब जब डैमेज हो गया तो डैमेजेस भी मिलेंगे, डैमेजेस भी मिलेंगे। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा? थ्रू अनलिक्विडेटेड कंसेप्ट कि अब सिंस वो प्री डिसाइडेड नहीं थे, तो अब जितना भी हार्म बी को पहुंचा होगा, उसकी कार को पहुंचा होगा, वो सब मिला के एक फिक्स अमाउंट निकलेगा जो उसको दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, coming to the second type of damages, that is your unliquidated damages. अब unliquidated damages में क्या है हमारा? just a second, yeah, unliquidated damages में हमारा क्या कंसेप्ट है कि these are predetermined, पहले से जो डिसाइडेड है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये चीज याद रखना, जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, सिंस वो प्री डिसाइडेड होते हैं, तो ये इन सब केसेस में तो लग ही नहीं सकते हैं, जैसे डिफेमेशन या आपका जैसे ए और बी का जो केस था कि कार कोलाइड कर गई, तो इन सब केसेस में तो लग ही नहीं सकते। तो ये चीज याद रखना, जो हमारे लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी दो लोग होते हैं, सपोज एक्स और वाई है, वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया। अब उन्होंने एक चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल दिया, कोई भी अगर इसको ब्रीच करेगा तो वो अग्रीव पार्टी को 5 लाख रुपए देगा। ये होते हैं हमारे लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो हमने पहले ही डिसाइड कर लिए कोई भी डैमेज होने से पहले। ठीक है, कि अगर इन केस हमें कोई डैमेज हुआ तो भाई हम क्यों सफर करें, तो उसके लिए आप मुझे 5 लाख रुपए देना, या आप मुझे जो भी कंसिडरेबल अमाउंट है उन्होंने जो डिसाइड किया वो आप मुझे देना। ये होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉर्ट्स क्या होते हैं हमारे, कि हम लोग टॉर्ट को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा फॉल्ट लायबिलिटी और एक होता है हमारा नॉन फॉल्ट लायबिलिटी। अब फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है? In these cases, the defendant is at fault. ठीक है, suppose A hit B's car on the road and A was driving himself without taking due care. जैसे हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था A और B का, कि A जो है वो B और A और B अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव करें, बट A जो है उसने अपनी हेडलाइट्स को ऑफ रखा है, बट B ने ऑन दी अदर हैंड ऑन रखा है। तो यहाँ पे जब B बीइंग द प्लेंटिफ स्यू करेगा ए को, तो ए हमारा डिफेंडेंट बन जाएगा, राइट। जो फाइल करता है, ये बात हमें क्लियर है कि जो स्यूट फाइल करता है उनको हम लोग प्लेंटिफ कहते हैं, जिनके अगेंस्ट होता है दैट इज द डिफेंडेंट पार्टी। तो जब डिफेंडेंट ही खुद फॉल्ट पे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्ट लायबिलिटी। जब हमारा डिफेंडेंट खुद फॉल्ट पे हो तब उसे कहते हैं हम लोग फॉल्ट लायबिलिटी। कमिंग टू नॉन फॉल्ट लायबिलिटी, in these cases, the defendant is not directly at fault but do holds liability for such act. A's car hit B's car, but at that time A's driver was driving the car, still A would be held responsible. क्यों? भले ही A being the defendant party, वो खुद कार ड्राइव ना कर रहा हो, बट वो उस कार में तो बैठा था जो इसका ड्राइवर कर रहा था ड्राइव, और जिसकी लाइट्स ऑफ थी। ठीक है, भले ही डिफेंडेंट डायरेक्टली फॉल्ट पे ना हो, बट इनडायरेक्टली ही इज एट फॉल्ट। ये होती है हमारी नॉन फॉल्ट लायबिलिटी। अब मैलिशियस टॉर्ट क्या होता है?
मेलिस, मेलिस क्या होता है मैम? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। मेलिस इज नथिंग बट अ बैड इंटेंशन। जब हमारी इंटेंशन होती है, जब ए है, ठीक है, वो बी है, ए और बी सामने सामने से आ रहे हैं, यहाँ पे बी जो है, बी की मेलिस है, बी की इंटेंशन जो है वो बैड है कि नहीं आज तो मुझे बी की कार से कोलाइड करना ही करना है, उसको हम लोग कहते हैं मेलिस या फिर बैड इंटेंशन, जहाँ पे हम लोग का मोटिव ही होता है सामने वाले को हार्म पहुंचाना, उसको हम लोग कहते हैं मेलिस या फिर बैड इंटेंशन। These are the thoughts where bad intention is a necessary element. Malicious thoughts में जो necessary element होता है वो हमारा होता है bad intention, जैसे fraud, conspiracy, ये सब जो हमारे होते हैं वो होते हैं thought जो होते हैं malicious. Non-malicious उसका just opposite, that intention does not matter, such as in nuisance or in defamation. मतलब कि कभी कभी हम लोग गलती से सामने वाले के बारे में बुरा कह देते हैं, उसको डिफेम कर देते हैं, जो उसकी रेपुटेशन को हार्म करे ऐसा कुछ कह देते हैं, उसको वो कहते हैं डिफेमेशन। बट उसमें इंटेंशन मैटर नहीं करती है, और बट उसको क्या कहेंगे? टॉट विच इज ऑफ नॉन मेलिशियस नेचर। ठीक है ना? नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ टॉट्स, सी गाइस, ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि एमएससीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है हमें समझना कि कौन कौन से टॉट्स होते हैं, उनकी क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और उनको किस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है टॉट में। बिना ये चीज समझे, बिना ये चीज जाने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे टॉट के। ठीक है, तो इसलिए ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन से टॉट्स होते हैं, उनके क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट व्हिच इज डिफेमेशन। डिफेमेशन अब क्या होता है? डिफेमेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मानहानि। मानहानि आप लोग ने मूवीज में सुना होगा कि अरे उसने उस पर मानहानि का केस कर दिया, बट ये मानहानि होती क्या है? अ रॉन्ग committed by a person against another person intending to harm the latter's reputation in the society through written or spoken words is called manhani, is called defamation. अब मामा ये सब आपने क्या बोल दिया इतना सारा, हमें तो समझ ही नहीं आया, बहुत बेसिक है। I'll give you an example. ये है हमारे मिस्टर ए, ये है हमारे मिस्टर बी, ठीक है, बोथ आर कॉलीग्स, ठीक है, ये दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, दोनों वो, ठीक है। अब बी का हो गया प्रमोशन, बी का हो गया प्रमोशन, जिससे हो गई ए को दिक्कत कि बी का हो कैसे प्रमोशन हो गया। अब ए क्या करता है? ए एक दिन सारे ऑफिस वालों के सामने ये कह देता है कि बी जो है वो अनसाउंड माइंड का है, जिस वजह से वो ऑफिस में फ्रॉड करता है, फंड्स चुराता है। ठीक है, ए ने सारे ऑफिस वालों के सामने बी को बोल दिया कि वो अनसाउंड माइंड का है, वो एक फ्रॉड है और वो फंड्स को चुराता है। ठीक है, दैट ही मिसअप्रोप्रिएट द फंड ऑफ द ऑफिस एंड ही इज ऑफ एन अनसाउंड माइंड। ये क्या हुई? ये हुई मानहानि, ये हुआ डेफामेशन। क्यों? क्योंकि क्यों? क्योंकि it is a wrong committed by a person, committed by A in this case, against another person, against B, intending to harm the latters. Latter कौन हुआ? The second person. Second person कौन हुआ यहाँ पे? B. दो लोग होते हैं, फॉर्मर होता है, लैटर होता है। लैटर कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन। फॉर्मर कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन। लैटर कौन सा होता है? सेकेंड पर्सन। लैटर कौन हुआ? बी। तो intending to harm the latter's reputation in the society through written or spoken words. उसने बोल के ये चीजें क्लियर कर दी कि जो बी है वो तो हमारा एक फ्रॉड इंसान है, एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है जो मिस एप्रोप्रिएट करता है ऑफिस के फंड्स को। तो इसलिए एंड ऑब्वियसली इट वुड फर्दर हार्म द रेपुटेशन ऑफ द बी एंड आल्सो द प्रमोशन व्हिच ही वाज गिवन। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफेमेशन। ठीक है,
अब एक एसेंशियल्स क्या होते हैं हमारे डिफर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, दैट द स्टेटमेंट इज एंड मस्ट बी फॉल्स, बी अनसाउंड माइंड का था, बी फ्रॉड था, ये सब क्या है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इट रिफर्स टू द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ को ही होना चाहिए। ए ने जो भी बोला वो डायरेक्टली बी को ही बोला, उसमें सी का, डी का या कोई भी और ऑफिस मेंबर्स का कोई रोल नहीं था, तो इसलिए द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, इट शुड रिफर टू द प्लेंटिफ। द स्टेटमेंट इज पब्लिश्ड, अब ये पब्लिश क्या है मैम, इसका ये मतलब है कि क्या वो किसी न्यूज़पेपर में छपना चाहिए, क्या वो किसी मैगजीन में आना चाहिए, नहीं। डिफर्मेशन में पब्लिश्ड का मतलब बहुत सिंपल है, जिसका मतलब है इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी, मतलब ए ने जो बी के बारे में बोला वो किसी थर्ड पर्सन को, सी को, डी को, जेड को, किसी को भी पहुंचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो पूरे ऑफिस ने सुना, तो मतलब द स्टेटमेंट वाज पब्लिश्ड, तो मतलब हमारे जो एसेंशियल्स है डिफर्मेशन के वो तीनों फुलफिल हो गए। अगर ए यही सारी बातें बी से अकेले में करता, ठीक है, तो उसको हम लोग वो डेफर्मेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसका एक एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा है, विच इज दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू थर्ड पार्टी। समझ में आई मेरी बात। अब डिफर्मेशन में एक जो है टॉपिक है, वो सब टॉपिक हमारा होता है इनंडो। इनंडो क्या है मैम, अब ये तो बहुत ही पेचीदा सा नाम है। इनंडो इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट नॉट प्राइमा फेसाई, प्राइमा फेसाई मतलब ऊपर ऊपर से फर्स्ट लुक पे, not prima facie defamatory but has hidden meaning and thus defames the another person। इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे समझो अब इसको। एम, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एम और एन दो लोग हैं, ठीक है। एम जो है वो ओ के पास जाता है और कहता है कि डू यू नो दैट एन ओन्स बीएमडब्ल्यू, बट यार उसकी तो उतनी सैलरी ही नहीं है, तब उसके पास कैसे बीएमडब्ल्यू आ गई, मतलब उसने प्राइमा फेसाई एक भी बार नहीं बोला कि तुमको पता है एन के पास ब्लैक मनी है या वो फंड्स चुराता है और वट एवर XYZ, बट उसने इनडायरेक्टली ये चीज ओ को कम्युनिकेट की, क्या तुमको पता है उसकी सैलरी कम है बट फिर भी उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है। इसका क्या मतलब है, प्राइमा फेसाई वो चीज डिफमेटरी नहीं है, बट उसमें एक हिडन मीनिंग है, जो कि एक पर्सन को डिफेम करता है। समझ में आई मेरी बात। एम ने जो ओ है उसको इनडायरेक्टली भले ये चीज कन्वे की, प्राइमा फेसाई पे उसने एक भी बार नहीं बोला कि यू नो एन जो है वो गलत इंसान है या उसके पास कम पैसा है फिर भी वो इतनी महंगी गाड़ी चलाता है, बट उसने एक हिडन मीनिंग छोड़ दी अपने स्टेटमेंट में कि नहीं एन जो है वो गलत इंसान है और वो फंड्स चुराता है या व्हाटएवर XYZ रीजन। क्लियर। कमिंग टू टाइप्स ऑफ डिफर्मेशन, अब हमारा टाइप ऑफ डेफर्मेशन में दो होते हैं, एक होता है हमारा स्लैंडर, एक होता है हमारा लिबल। स्लैंडर क्या होता है, स्लैंडर हमारे स्पोकन वर्ड्स या जेस्चर होते हैं जो हमारे एक सेकेंड पार्टी की रेपुटेशन को हार्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड लिबल आर रिटन वर्ड्स, ठीक है, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जो हमारा स्लैंडर है वो कोई भी बोली हुई चीज हमारी स्लैंडर होती है, और अगर हम कोई भी लिख दे, सपोज जो ए और बी का ऑफिस वाला केस था उसमें मैंने ये जो जितनी भी चीजें थी वो लिख के एक पेपर में यू नो बॉस के ऑफिस में बॉस के चेम्बर में छोड़ आती तो वो हमारा लिबल होता, बट मैंने तो पूरे ऑफिस के सामने बोल दी तो क्या हुआ, स्लैंडर, ठीक है। डिफेंसेस अगर आपके डिफर्मेशन में जो अवेलेबल है, सपोज भैया ए और बी के केस में बी ने अब सूट फाइल कर दिया, ठीक है, ए के खिलाफ। अब ए के पास क्या क्या रेमेडीज या डिफेंसेस है हम लोग उसको समझेंगे, ओके। जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ, द स्टेटमेंट मेड इज ट्रू एंड हैज बीन मेड इन गुड फेथ। अगर कोई इंसान कोई एक स्टेटमेंट गुड फेथ में करता है तो इसलिए, सपोज बी सच में एक चोर होता
बी ने सच में मिस अप्रोप्रिएट किए होते फंड्स को, तब वो चीज हमारी एक डिफेंस हो जाती ए के लिए कि नहीं उसने सच बोला है और ए ने कोई डेफेमेशन नहीं किया है। बट यहाँ पे जो डेफेमेशन था, जो बातें थी वो गलत थी, इसलिए ये डिफेंस ए को अवेलेबल नहीं होगा। Public interest, an expression or opinion made which is in the interest of the public, that is a difference। कि कोई public interest में कोई चीज करना, उसको हम लोग defamation नहीं इंक्लूड करेंगे। एब्सोल्यूट प्रिविलेज और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब ये सब क्या होते हैं मैम? प्रिविलेजेस, इनको हम लोग प्रिविलेजेस का टाइटल देते हैं। प्रिविलेजेस सपोज जैसे जो एमपी एमएलए होते हैं हमारे, वो पार्लियामेंट में आपने देखा होगा इतनी डिबेट्स होती हैं, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, तो वो उनकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती है कि उनको हर बारी डिफेमेशन के केस में अंदर नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आप कभी भी देखो तो वो डिबेट बहुत हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं, उसमें एक दूसरे को बहुत गलत चीजें कह दी जाती हैं, लेकिन क्या उनको उस चीज के लिए सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या एक चीज है, उनके पास है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप, जो कि है हमारा नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द टर्म नेग्लिजेंशिया, जिसका मतलब होता है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड क्या? अपनी ड्यूटी को डिसरिगार्ड कर देना, मतलब छोड़ देना, करना ना। इट मीन्स फेलियर टू यूज ऑर्डिनरी केयर or to perform the duty which formal holds। formal कौन सा मैंने बताया था? फर्स्ट पार्टी towards the latter, जो सेकेंड पार्टी है उनके प्रति। ए की जो ड्यूटी थी, हमारे जो कोलाइड हुई थी कार, उसमें क्या था जो केस था कि ए और बी की कार कोलाइड की है। क्यों? क्योंकि ए ने हेडलाइट ऑन नहीं की थी, उसने अपनी हेडलाइट ऑफ रखी थी। तो यहाँ पे ए ने जो एक ऑर्डिनरी केयर था, एक ऑर्डिनरी ड्यूटी थी, फॉर्मर की, पहले पर्सन की, लैटर की टुवर्ड्स, वो फॉलो नहीं की। ये क्या है? नेग्लिजेंस ए की। ये ए की नेग्लिजेंस है, क्योंकि उसने एक ड्यूटी जो थी बी की तरफ, उसको फॉलो नहीं की, उसको नहीं निभाई, और तभी यहाँ पे कार्स जो थी वो कोलाइड कर गई। तो यहाँ पे क्या हुई? ए की नेग्लिजेंस। अब एसेंशियल क्या है हमारे नेग्लिजेंस होने के लिए? पहला, एक ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, बोथ द पार्टीज। एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, उन दोनों पार्टी में से कोई एक को ब्रीच करना चाहिए। जैसे ए और बी में से ए ने ब्रीच की उस ड्यूटी को, क्या करके? अपनी हेडलाइट्स ऑफ रख के, और उससे डैमेज होना चाहिए। हमें पता है बी को डैमेज हुआ था, उसकी कार को इफेक्ट पहुंचा था, हार्म पहुंचा था उसको। तो यहाँ पे एक ड्यूटी ऑफ केयर थी जिसका ब्रीच किया था ए ने, अपनी हेडलाइट अपनी जो हेडलाइट है उसको ऑफ रख के, जिससे बी को डैमेज पहुंचा। तो ये जो केस था हमारा, वो नेग्लिजेंस में फॉल करेगा। क्लियर? इन नेग्लिजेंस अ ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट if defendant can foresee the injury he owns a duty of care failing to which he would be held liable। इसका क्या मतलब है मैम? ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म्स हो गए। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेग्लिजेंस में क्या बोला गया? इज अ ड्यूटी ऑफ केयर, कि एक ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट करेगी, और अगर डिफेंडेंट, इस केस में डिफेंडेंट कौन हुआ? ए हुआ, बी हमारा प्लेंटिफ हुआ। क्यों? क्योंकि बी को हार्म पहुंचा है, बी को डैमेज हुआ है, तो बी सूट जो है वो करेगा, इनिशिएट करेगा ए के अगेंस्ट। तो ए हमारा डिफेंडेंट हुआ। इफ डिफेंडेंट कैन फोरसी द इंजरी ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब ए को पता था ना, ए तो इतना सेंसिबल है कि रात में उसको लाइट्स ऑन करके चलनी है, वो उसको फोर्सी कर सकता है। अगर वो ऑफ करके चलेगा तो किसी को हार्म पहुंच सकता है, और लेकिन वो स्टिल उस चीज को फेल कर गया करने में, thus he would be held liable। Not only this, but if the remoteness of damage is too much, then also the defendant will be held liable। Contributory negligence, when both the parties are at fault equally, it is more of a defense। पहली बात तो defendant can claim here the plaintiff too was at fault। अब इसका क्या मतलब है मैम? हमें तो समझ ही नहीं आया। ये ए है, ये बी है, जो कार क्रैश वाला केस हुआ था। मैं एक ही केस पे समझा रही हूँ, बार बार उस चीज को मत भूलना, फैक्ट्स याद रखो जो इस केस के हैं। हमें पता है ए ऑफ करके चल रहा था अपनी लाइट, इसलिए कार कोलाइड कर गई। बट सपोज ए के साथ साथ बी जो है हमारा, बी भी अपनी लाइट्स को ऑफ करके चल रहा था,
तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब है, कॉन्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज में हिस्सा देना, 50-50, पार्टिसिपेशन, ये सब है बेसिक सिनोनिम्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो जहां पे दोनों पार्टी, बी इट प्लेंटिफ बी इट डिफेंडेंट, जहां दोनों की गलती होती है वो होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि सपोज मेरे से कोई गलती हो गई, ठीक है, बट उसमें सामने वाले का भी रोल था। मैंने जाके सामने वाले को सामने वाली की कार में मेरी कार कोलाइड कर दी, बट मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि नहीं, मेरे साथ साथ सामने वाली की भी लाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ थी, तो वो मेरे लिए डिफेंस हो जाएगा, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, कमिंग टू प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। Professional negligence is nothing but which is done in the performance of a professional work. Suppose there is a doctor M, उसका एक पेशेंट है M, ठीक है। अब M जो है वो M के पास आता है अपनी एक सर्जरी कराने के लिए, ठीक है। And while performing the surgery, after the surgery was completed, उसके बाद he leaves a knife in the stomach of patient N. तो वो क्या हुई, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हुई। क्यों, क्योंकि M जो था वो क्या था, वो उसने किया अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने उसने क्या कर दी, एक नेग्लिजेंस कर दी, एक गलती कर दी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। क्लियर, यहाँ तक आई होप सारी बातें समझ में आई हो आप लोगों को कि हम नाउ वी विल बी डूइंग ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है अब, ओके अब हम लोग को करना है ट्रेसपास। ट्रेसपास होता क्या है, पहले हम लोग ये चीज समझेंगे, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, या ना, पहले एक चीज याद रखनी है कि ट्रेसपास जो है वो हमारा दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा अगेंस्ट लैंड, एक होता है हमारा अगेंस्ट पर्सन, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे कि अगेंस्ट लैंड क्या होता है। ये चीज अगेंस्ट लैंड, इट मींस इंटरफेरेंस विद द पोजीशन ऑफ लैंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। मैम अब ये आपने क्या कह दिया, पहले तो हमको मतलब ही नहीं पता था और अब आपने इतना सब चीज कह दिया। ट्रेसपास कुछ नहीं है, ट्रेसपास का एक सिंपल सा मतलब है, अगर आप कोई इंटरफेरेंस करते हो किसी की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, उसको हम लोग ट्रेसपास कहते हैं, ठीक है। इस चीज को अब एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी, ठीक है। ये है पर्सन ए का हाउस, किसका हाउस है, एज हाउस, ठीक है। और ये है पर्सन बी का हाउस, बी का हाउस, लैंड, कुछ भी इसको कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। अब ए को जाना है अपने घर, रादर देन चूजिंग द राइट पाथ, सही रास्ता जो रोड बनी है उसको चूज करने की बजाय जो हमारे ए है वो बी की प्रॉपर्टी से होके एक शॉर्टकट लेके अपने घर जाते हैं। अब जो ये इन्होंने यूज किया है बी की प्रॉपर्टी पे का, बी की प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर किया है, ये जो इंटरफेरेंस है इसको हम लोग कहते हैं ट्रेसपास। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी से कॉल दिस ट्रेसपास। क्या कि उसने बी की प्रॉपर्टी पे एक इंटरफेरेंस किया है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। क्या ये चीज कहीं लिखी है लॉ में कि अगर आपको आपके घर के लिए एक शॉर्टकट चाहिए तो आप किसी के भी लैंड से होके जा सकते हो, नहीं ना। उसने क्या किया, ए ने रादर देन चूजिंग द राइट पाथ, उसने बी की प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर करके अपने घर को जाना चूज किया। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ट्रेसपास, किसी की प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर करना बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी राइट के, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, उसको हम लोग कहते हैं ट्रेसपास। अब आगे क्या लिखा है, इट कैन बी कमिटेड बाय अ पर्सन हिमसेल्फ एंटरिंग द लैंड, जो कि ए और बी के केस में हुआ, ए खुद चला गया उसकी लैंड पे, और अनदर
of another or doing the same by some material object. अब यहाँ पे मैम material object क्या है? Suppose ये A है, ये B है. A ने भैया अपनी लैंड छोड़ के B की लैंड पे जाके कुछ ट्रीज को ग्रो कर दिया. यहाँ पे हमारा ट्री क्या होगा? मटीरियल ऑब्जेक्ट. ये क्या होगा हमारा? मटीरियल ऑब्जेक्ट. समझ में आया? या तो हम किसी की लैंड पे खुद इंटरफेयर कर दें, या तो हम वहां पे जाके कुछ मटीरियल ऑब्जेक्ट से इंटरफेरेंस कर दें. उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो होगा हमारा trespass, which would be done by some sort of material object. Is it clear? Now, just a second. Yeah. In action for trespass, the damage is not required to be proved. क्यों? क्योंकि वो चीज हमारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती है, वो खुद ब खुद एक एविडेंस हो जाता है. ठीक है. अब मैम एरियल ट्रेसपास क्या होता है? एरियल ट्रेसपास मतलब जो ए है और जो बी है, अगर ए उसकी लैंड पे कोई ट्रेसपास करता है, ठीक है, तो उसकी लैंड पे अगर वो इंटरफेयर करता है तो वो ट्रेसपास है. बट अगर वो उसकी एयर पे, जो बी के लैंड है उसके ऊपर की जितनी एयर है उस पे बी का राइट है, और उस पे भी ए कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता है. इसी को हम लोग एरियल ट्रेसपास कहते हैं. मेरी बात सबको समझ में आई? ओनर ऑफ अ साइट ऑल्सो हैज राइट टू द एयर and space above his land. Clear? Now, coming to the concept of re-entry, a person wrongfully disposed of his land may retake possession of his land either peacefully or forcibly. A है, ठीक है, और ये B है, ठीक है. अब A गया B को उसकी ही प्रॉपर्टी से फोर्सफुली बाहर निकाल देता है, जबकि ए के पास सारे राइट्स हैं, सारे पेपर्स हैं, लैंड उसके नाम पे, घर उसके नाम पे, सब चीज है, सब चीज लॉफुली की गई है बी के तरफ से, फिर भी ए उसको उसके घर से बाहर निकाल देता है. तो यहाँ पे बी क्या कर सकता है? बी कुड रीपोजेस हिज लैंड ईदर बाय द फोर्स और पीसफुली. समझे? यहाँ पे बी अपनी लैंड को फिर से ले सकता है, या तो पीसफुली या तो फोर्सफुली. क्लियर एवरीवन? चलो, अब ट्रेसपास में रेमेडीज क्या होती हैं? रेमेडीज, यहाँ जो ए और बी का केस था कि ए ने बी की लैंड से होकर वो अपने घर गया, यहाँ पे बी के पास क्या क्या रेमेडीज है? he may bring an action for trespass against the wrongdoer. यहाँ पे वो ए के अगेंस्ट एक एक्शन ले सकता है, मतलब एक केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है. ठीक है. forcefully eject him और forcibly, यहाँ पे ये forcibly है, forcibly defend his possession against the trespasser. मतलब वो अपनी लैंड को किसी भी तरीके से possess वो डिफेंड कर सकता है, उस पे फेंसिंग लगा सकता है, वहां पे गार्ड्स खड़ा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जो उसको सही लगे अपनी लैंड को डिफेंड करने के लिए. अब मैम यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज किया है इजेक्ट. इजेक्ट का क्या मतलब होता है? An action can be brought where a person has been dispossessed of his land without due course of law. मतलब यहाँ पे A के अगेंस्ट कोई भी एक एक्शन लिया जा सकता है उसको B की लैंड से दूर रखने के लिए. क्यों? क्योंकि वो अनलॉफुली उस पे पजेस करता है, मतलब उसको अनलॉफुली इंटरफेयर करता है, बार बार यूज करता है अपने घर जाने के लिए. क्लियर? नाउ coming to the person of against coming to the topic of against person, यहाँ पे हमारा क्या दिया है? फैक्टर. Trespass. Trespass is a wrongful or unjustified invasion into a territory, and when, ये तो हमको पता ही है कि trespass जो है वो wrongful unjustified invasion है किसी की टेरिटरी में. जब वो टेरिटरी एक पर्सन की बॉडी हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेसपास अगेंस्ट द पर्सन. ठीक है. कैसे होता है वो? या तो असॉल्ट के थ्रू, या तो बैटरी के थ्रू, या तो दोनों के थ्रू. अब मैम ये सब आपने क्या बोल दिया? हमने तो आज तक सुना ही नहीं है. चलो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं समझाती हूँ. असॉल्ट क्या है? असॉल्ट इज एन अटैक. ठीक है.
एंड नॉट द एक्चुअल इंजरी। बहुत ध्यान से ये कंसेप्ट सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस क्लियर होना असॉल्ट और बैटरी के बीच में। असॉल्ट इज एन अटैक एंड नॉट द एक्चुअल इंजरी। समझ में आया? assault is committed when there is an apprehension of use of force। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना सब लोग कि वहां एक apprehension है फोर्स का विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। मैम हमको अभी भी कुछ समझ नहीं आया, अब आ जाएगा क्योंकि विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। इन लोग के बीच में हो गई है कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हो गई है एक हीटेड आर्ग्यूमेंट। अब ए ने क्या किया, वहां पे पड़ा हुआ था एक नाइफ। ए ने क्या किया, उस नाइफ को उठाया और बी की तरफ दिखाया, उसको सिर्फ उस नाइफ को दिखाया, उसने उसको यूज नहीं किया, बी की तरफ थ्रो नहीं किया, सिर्फ उसको दिखाया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं असॉल्ट। असॉल्ट का क्या मतलब हुआ, व्हेन देयर इज एन अटैक एंड नॉट द एक्चुअल इंजरी। सिर्फ एक अटैक, उसने सिर्फ एक अटेम्प्ट किया, देयर वाज एन एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब एक अटेम्प्ट करना, सामने वाले के मन में एक डर पैदा करना कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं इस अटेम्प्ट को एक्चुअली कर सकता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं असॉल्ट। जैसे कि एन असॉल्टर प्रोसीड्स, ओनली प्रोसीड, सिर्फ वो आगे बढ़ता है टू हिट द विक्टिम, then it would be considered as assault। समझ में आई मेरी बात? अब mere threatening words, सिर्फ एक, जब तक ए और बी के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स थी तब तक उसको असॉल्ट हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि mere threatening words do not amount to an assault unless accompanied with some action which is enough, ये ध्यान से देखना, which is enough to raise fear in the mind of other person। मेरी बात सबको समझ में आई? unless accompanied with some action which is enough to raise fear in the mind of other person, उसको हम लोग असॉल्ट तब तक नहीं बोलेंगे जब तक सामने वाले के दिमाग में एक फियर क्रिएट नहीं हो जाता है। मेरी बात सबको समझ में आई? चलो, कमिंग टू बैटरी, जस्ट अ सेकेंड, या okay, battery, it is a use of force without any lawful justification। It is a direct or indirect application of force to the body of another person। It implies an actual strike to the body of another person। बैटरी में क्या कहा गया है, बैटरी में कहा गया है कि जो ए ने बी की तरफ नाइफ उठाया था उसने उसको एक्चुअली थ्रो कर दिया है। मतलब असॉल्ट में जो एक एप्रीहेंशन था, जो एक अटेम्प्ट था, वो बैटरी में सच कर दिया गया है, ठीक है, वो ट्रू हो गया है, एक इंजरी हो गई है बैटरी में। मेरी बात समझ में आई? जो ए ने बी को जब तक सिर्फ वो नाइफ दिखाया तब तक वो असॉल्ट है, बट जिस मोमेंट पे उसने वो बी की तरफ थ्रो कर दिया वो हो जाएगा आपका बैटरी। क्लियर? इट इम्प्लाइज एन एक्चुअल स्ट्राइक, यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो, इट इम्प्लाइज एन एक्चुअल स्ट्राइक टू द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। ये होता है हमारा बैटरी। इज इट क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, आई होप इतनी चीजें सबको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूसेंस। नाउ न्यूसेंस, nuisance means just a second, means an unreasonable or unlawful use of a property which causes inconvenience or damage to others such as noxious smell, noise, etc. etc. मैम इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि दो लोग हैं ए और बी, ए अपनी ही प्रॉपर्टी का, ट्रेसपास में तो क्या था कि ए बी की प्रॉपर्टी पे इंटरफेयर करता है, लेकिन
न्यूसेंस का क्या मतलब है? ए अपनी ही प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज करता है कि उससे बी को प्रॉब्लम होती है, बी को प्रॉब्लम होती है। मैम हमको तो समझ ही नहीं आया, अभी समझ में आएगा। वेट, यहाँ पे एक चीज का पहले ध्यान रखना कि यहाँ क्या बोला गया है, अनरीजनेबल या अनलॉफुल यूज ऑफ प्रॉपर्टी विच कॉजेज इनकन्वीनियंस और डैमेज टू द अदर्स। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए ने अपने लैंड पे कुछ ट्री ग्रो किए, ठीक है। अब उस ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो बी के लैंड तक पहुंच रही हैं, ठीक है, और बी को अपनी ही प्रॉपर्टी यूज करने में इनकन्वीनियंस हो रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूसेंस। जब एक इंसान अपनी ही प्रॉपर्टी को यूज करे बट उस वो कुछ ऐसा एक्ट करे जिससे दूसरों को इनकन्वीनियंस हो या डैमेज हो, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूसेंस। ठीक है, न्यूसेंस दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारा प्राइवेट न्यूसेंस, एक होता है हमारा पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है? एन एक्ट अफेक्टिंग सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। प्राइवेट का मतलब जहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल हमारे इफेक्ट हो, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट न्यूसेंस। ऑन द अदर हैंड, जब पब्लिक एक्ट लार्ज इफेक्ट हो तो उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। क्लियर? नाउ essentials to the tort of, just a second, essentials to the tort of nuisance। अब इसमें पहला essential क्या है? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। पहली बात एक चीज याद रखना है कि न्यूसेंस में ना कोई आपका मेलिस नहीं होता है। मेलिस मतलब कोई भी एक बैड इंटेंशन नहीं होता है। मेलिस का मतलब होता है बैड इंटेंशन। ठीक है, तो न्यूसेंस में अगर आपका इंटेंशन बैड है तो फिर वो न्यूसेंस नहीं होगा, वो आपका फिर ट्रेसपास माना जाएगा। ठीक है, तो न्यूसेंस में अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होता है, नो मेलिस होता है। इंटरफेरेंस इज विद द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी हमारा क्या केस था कि जो ए के ट्री की ब्रांचेस थी वो बी की प्रॉपर्टी पे जा रही थी, राइट, और बी अपनी प्रॉपर्टी को फुल्ली एंजॉय नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको न्यूसेंस कंसिडर किया गया था। ठीक है, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो हर टॉपिक में होना चाहिए, डैमेज। ठीक है, नाउ कमिंग टू डिफेंसेस टू न्यूसेंस। प्रिस्क्रिप्शन राइट। प्रिस्क्रिप्शन राइट क्या होती है, मेरी बात समझना पहले। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए एक ट्रेनर है, ठीक है, जिम ट्रेनर व्हाटएवर आप कंसीडर कर लो, और वो अपने घर पे सुबह सुबह जुम्बा क्लास चलाते हैं। जुम्बा क्लास सुबह 5 बजे, ठीक है, 5 AM, जिससे बी को होती है सोने में दिक्कत। 5 AM जब वो क्लास चलती है तो उनको होता है डिस्टर्बेंस और वो सो नहीं पाते हैं। लेकिन ए जो है वो पिछले 20 साल से, ये चीज मेरी बहुत अच्छे से याद रखना, पिछले 20 साल से वो अपने घर पे जुम्बा क्लासेस कर रहे थे, और तब बी ने एक भी बार ये चीज बोली नहीं कि ये न्यूसेंस है या उनको प्रॉब्लम हो रही है या वो एक कोई सूट फाइल करेंगे। ठीक है, अब जब एक चीज 20 साल तक, कोई भी न्यूसेंस 20 इयर्स तक कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लिए आप 21st ईयर में, मतलब 20 साल बाद, कभी भी आप उसके लिए डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आ जाती है आपकी प्रिस्क्रिप्शन राइट। प्रिस्क्रिप्शन राइट क्या कहता है? प्रिस्क्रिप्शन राइट इज राइट टू कंटिन्यू द न्यूसेंस, दैट इज if a nuisance has been in existence for 20 years then a prescriptive right is acquired। मेरी बात समझ में आई? कोई भी न्यूसेंस अगर 20 साल तक चलता आ रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उसके लिए फिर कोई रेमेडी नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपको जब 20 साल में कोई इश्यू नहीं हुआ उस न्यूसेंस से, तो ये कंसिडर कर लेता है कि आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? सेकेंड है आपका डिफेंस, कंडक्ट परमिटेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी क्या होता है? हमारा गवर्नमेंट, पब्लिक। अगर गवर्नमेंट आपके घर की बाहर की रोड बना रही है, ये आपका घर है और उसके बाहर की रोड गवर्नमेंट बना रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है और इस चीज को रोक दो और एक ये न्यूसेंस है। क्यों? क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का काम है। क्लियर? चलो अब आगे करते हैं। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? अभी मैंने बताया। मेलिस का क्या मतलब होता है? बैड इंटेंशन। क्लियर? A person brings criminal charges
अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मेलिशियसली, मतलब गलत तरीके से, बैड इंटेंशन रख के, ठीक है, फॉर द टॉड ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन टू टेक प्लेस, द केस शुड बी क्रिमिनल इन नेचर एंड मस्ट बी आउट ऑफ मेलिस। बहुत इजी सी चीज है कि अगर ए है वो बी के अगेंस्ट कोई एक केस फाइल कर दे, क्रिमिनल केस फाइल कर दे, वो भी बैड इंटेंशन से, जो कि बी ने किया भी नहीं है बट स्टिल वो उसका केस फाइल कर दे, उसको हम लोग कहते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्लियर? चलो गाइस, प्लीज टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, तो इसमें कोई भी डाउट होगा प्लीज डू लेट मी नो आगे कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कोई एक स्पेस भी नहीं रखना है किसी एक डाउट के लिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ओके, यू कैन ड्रॉप मी योर क्वेरीज either on telegram or in the comment section of this particular video. Now स्टार्टिंग विद वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्लीज अपना सारा फोकस यहाँ पे लगा देना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं हमारे टॉट में, ठीक है, एमएचसीटी में। नाउ वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है? वाइकेरियस लाइबिलिटी इज अ टॉट वेयर वन पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर अ टॉट कमिटेड बाय अनदर पर्सन। अरे मैम ये क्या बात होगी, अगर किसी और ने टॉट किया तो उसके लिए हम क्यों लाइबल है? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं, ये एक स्पेसिफिक एरिया में ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे रिलेशंस दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरी आर मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट एंड पार्टनर्स इन अ फर्म। मैम ये क्या कह रही है आप, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, जब भी वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात आएगी, एक चीज हमें याद रखनी है, एक टर्म बस याद रखना है, वो है, जस्ट अ सेकेंड, रिलेशनशिप। क्या रिलेशन है आपका उस पर्सन से जिसने वो टॉट कमिट किया है, ठीक है। यहाँ पे तीन कैटेगरीज होती हैं जहां पे वाइकेरियस लाइबिलिटी लगती है। एक होता है मास्टर सर्वेंट, एक होता है प्रिंसिपल एजेंट और एक होता है पार्टनर्स इन अ फर्म। अब ये क्या होता है, सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए जो है ये ए और बी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और बी जो है वो ए के घर पे आया होता है फॉर सम रीजन, एक्सवाइजी रीजन, और जो सी है वो है एज ड्राइवर, ठीक है। अब रात हो जाती है तो सी जो है वो ए को बोलता है कि जाओ बी को उसके घर छोड़ के आओ, ये बीज हाउस है, ठीक है, समझ में आया इतना कंसेप्ट। ए क्या है, ए और बी फ्रेंड्स है, बी जो है वो ए के घर आया हुआ होता है, ठीक है, और जो सी है वो कौन होता है, ए का ड्राइवर। अब सी जाता है बी को उसके घर छोड़ने, ठीक है, बट जब सी वापस से ए के घर आ रहा होता है तो वो एक एक्सीडेंट कर देता है कोई पर्सन बी के साथ, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? जब सी बी को वापस छोड़ के ए के घर आ रहा होता है तब उसने क्या कर दिया होता है, एक एक्सीडेंट किसी मिस्टर डी के साथ। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज का आंसर दो कि डी किसके अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, सी के अगेंस्ट या ए के अगेंस्ट? पहले तो वो सी के अगेंस्ट भी कर सकता है, वो ए के अगेंस्ट भी कर सकता है और वो दोनों के अगेंस्ट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का ये रूल है कि अगर कोई पर्सन है, जैसे यहाँ पे जो पर्सन था हमारा सी, उसने कोई एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है और अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है, मतलब जब वो काम पे है तब उसने किया है, तो उस एक्ट के लिए उसका मालिक, उसका प्रिंसिपल, उसका मास्टर हेल्ड होगा लाइबल, ही विल बी हेल्ड लाइबल। मेरी बात समझ में आई? प्रिंसिपल एजेंट मास्टर सर्वेंट में ये कहा जाता है कि जो भी हमारे एजेंट या सर्वेंट है जो हमारे बिहाफ पे, हमारे कहने पे काम कर रहे हैं, अगर वो कोई एक रॉन्गफुल एक्ट कर देते हैं अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, ये एक शब्द याद कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बिना तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तभी सिर्फ वो लाइबल होगा। सपोज आज संडे का दिन है, ए ने सी को छुट्टी दे रखी थी, ए प्रिंसिपल है,
ये एजेंट है, ये मास्टर है, ये सर्वेंट है, ठीक है। ये सी जो है वो ए का ड्राइवर है। अब आज संडे है, सी को छुट्टी मिल रखी है। सी अपने कुछ पर्सनल काम से मार्केट जाता है और वहां पे वो कोई एक एक्सीडेंट कर देता है, तब क्या ए लाइबल होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था। मेरी बात क्लियर हुई? जो सी है वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था। एम आई वेरी क्लियर? नाउ इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एजेंसी। इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एजेंसी, जिसमें एजेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए, सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए उनके मास्टर या प्रिंसिपल लायबल होते हैं। सिमिलरली पार्टनर्स के केस में, जब एक पार्टनरशिप फर्म में होते हैं पार्टनर्स, तो ए जो पार्टनर होता है उसके एक्ट के लिए बी भी लायबल होता है। समझ में आई मेरी बात? ना when an agent or a servant commits a tort in the course of his employment, then the principal or the master is held liable because of their relationship. देखो ये शब्द फिर से यहाँ पे आया, रिलेशनशिप। उनका रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। until and unless वो प्रिंसिपल एजेंट नहीं होंगे, until and unless वो मास्टर सर्वेंट नहीं होंगे, until and unless वो पार्टनर्स नहीं होंगे, तब तक वाइकेरियस लायबिलिटी का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात की गांठ बांध लो, समझ लो, दिमाग में बैठा लो, इस रूल को भूलना नहीं है। एज दे आर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट टॉर्टफीजर्स। अब मैम ये जॉइंट टॉर्टफीजर्स क्या है? ये आपने कौन सा नया शब्द निकाल दिया? जॉइंट टॉर्टफीजर मतलब कि जब दो लोग मिलके कोई एक टॉर्ट कमिट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट टॉर्टफीजर। तो यहाँ पे ये माना जाता है अगर एजेंट कोई काम कर रहा है, सर्वेंट कोई काम कर रहा है, तो उसमें प्रिंसिपल या मास्टर का पूरा पूरा रोल है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। एज दे आर कंसिडर्ड टू बी जॉइंट टॉर्टफीजर एंड दस देयर लायबिलिटी इज जॉइंट। मैंने क्या कहा था? जो डी है वो सी को भी लायबल कर सकता है, वो सी के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकता है, ए के अगेंस्ट भी कर सकता है, और दोनों के अगेंस्ट भी कर सकता है। ठीक है। In such cases, plaintiff has the right to sue either of them or both of them. ठीक है? Tort must be committed by the servant and in the due course of his employment. हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है। दो शब्द को एकदम याद रखना है, एक उनका रिलेशनशिप और एक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझे? चलो अब आता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब ये क्या हुआ मैम? चलो हमको ये तो पता है अगर मेरा पर्सनल ड्राइवर होगा उसको हम लोग कोई टास्क बोलेंगे, जैसे ए और सी के केस पे हुआ तो मैं लायबल होऊंगा। बट मैम मैंने तो एक कैब बुक की है और उस कैब ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, तो अब क्या मैं लायबल होऊंगा? जी नहीं। क्यों? किसके? इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? आप लोग के ऊपर कोई वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, की जब तक वो सिर्फ वो सर्विस देने के लिए आपको है और इसमें कोई आपका पर्सनल रोल नहीं है। समझ में आई मेरी बात? नाउ कमिंग नाउ strict liability. A person is held liable for an unforeseeable harm. The concept owes its origin to the case Brilliant versus Fletcher. अब मैम ये क्या है? चलो बहुत आराम से सुनना, ठीक है? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का मैं केस समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। चलो ये है हमारे प्लेंटिफ, ये है हमारे डिफेंडेंट, और दोनों है नेबर्स। क्लियर? डिफेंडेंट अपने घर पे एक रिजर्वॉयर बनवाता है पानी का, ठीक है? और जब वो रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो नीचे कुछ अनयूज्ड शाफ्ट होती हैं जो अनइंटेंशनली छूट जाती हैं क्लोज होना। बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है रिजर्वॉयर बनाने का, वो भूल जाते हैं अनइंटेंशनली उस शाफ्ट को क्लोज करना, ठीक है? और यहाँ पे एक रिजर्वॉयर बन गया। अब जब उस रिजर्वॉयर में पानी भरा जाता है, ठीक है, तब वो शाफ्ट क्या होती है? बर्स्ट कर जाती है, जिससे पूरा हमारा रिजर्वॉयर
टूट जाता है, फट जाता है और सारा पानी निकल के प्लेंटिफ की ये उसकी कोल माइन में भर जाता है और उसको हो जाता है बहुत सारा डैमेज। मेरी बात समझ में आई? डिफेंडेंट ने एक रिजर्वॉयर बनवाया होता है अपने यहाँ, जिसमें एक नीचे में अनयूज्ड शाफ्ट्स रह जाती हैं। जब उसमें पानी भरा जाता है उस रिजर्वॉयर में, तो वो शाफ्ट जो है वो फट जाती हैं, जिससे रिजर्वॉयर का पानी निकल के प्लेंटिफ की कोल माइन में आ जाता है और उसको हो जाता है बहुत सारा डैमेज। मेरी बात भी समझ में आई? ये है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस। अब इस केस में कहा क्या गया था? क्या हमारा डिफेंडेंट लाइबल था? सी, a person is held liable for an unforeseeable harm even though हमारे डिफेंडेंट को नहीं पता था कि वो शाफ्ट है नीचे, जिससे आगे जाके रिजर्वॉयर फट जाएगा और प्लेंटिफ को हार्म हो जाएगा, स्टिल वो लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? that a person is held liable फॉर एन अनफोर्सिएबल हार्म। जो हार्म हमें अनफोर्सिएबल है, मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, उसके लिए भी वो लाइबल होगा। अब इसके एसेंशियल्स क्या है? डेंजरस थिंग, आप अपनी लैंड में कोई डेंजरस थिंग लाएं, वो डेंजरस थिंग स्केप कर जाए, या फिर एक नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सी, यहाँ पे डेंजरस थिंग में आपको वाटर भी कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर स्केप कर गया था, भले ही वो डेंजरस ना हो, बट यहाँ पे वाटर क्यों हमारे कंसिडर करेंगे? क्योंकि वो चीज स्केप कर गई थी। समझ में आई मेरी बात? चलो, अब इसके एक्सेप्शंस क्या है? प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। प्लेंटिफ ओन फॉल्ट क्या? सपोज प्लेंटिफ की जो खुद गलती है, ठीक है, ये याद है तुम लोग को, मैंने नेग्लिजेंस में पढ़ाया था, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये कुछ वैसा सा ही है। सपोज जो ए है, ठीक है, अब ए क्या करता है? ए को पता था कि वो नीचे ना कुछ शाफ्ट्स है, ठीक है, ए को पता था नीचे कुछ शाफ्ट है और वो ये लोग देखना भूल गए, उसको क्लोज करना भूल गए, ठीक है। अब एक ए जाके बता सकता था बी को, राइट, कि ऐसा ऐसा है, बट ए ने उस चीज को नहीं किया, तो यहाँ पे ए की भी फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन था अपने डैमेज को बचाने का, बट स्टिल उसने वो चीज की, ठीक है। बी, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या? कोई भी ऐसा अनफोर्सेबल चीज जो कि आ जाए, सच एज स्टॉर्म, अर्थक्वेक, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है हमारे, वो हो जाए। या फिर कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, सपोज अगर प्लेंटिफ ने कहा होता हमारे कि कोई बात नहीं, आपके रिजर्वॉयर में अगर आगे जाके कुछ भी होगा और उसमें से पानी निकल के मेरी कोल माइन में आ जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये होती है कंसेंट। और इसके लिए एक बना है हमारा मैक्सिम, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, जिसको हम लोग कहते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। समझ में आया? जिसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। नाउ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब सपोज जो रिजर्वॉयर था, ठीक है, उसमें वो सब एकदम ठीक बना था, उसमें कोई फॉल्ट नहीं थी, कोई शाफ्ट नहीं थी, जो शाफ्ट थी वो भी क्लोज थी, बट कोई थर्ड पार्टी आके, कोई पर्सन सी आके वो रिजर्वॉयर को तोड़ देता है या कुछ कर देता है, तब पानी निकल के प्लेंटिफ की कोल माइन में आता है, तब उसको हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। और ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे डिफेंस ले सकता है हमारा डिफेंडेंट। क्लियर? नाउ, coming to the concept of absolute liability, the liability here is stricter than the rule of Brilland and Fletcher. It emerged in the case of MC Mehta versus Union of India, which is known as oil and gas leak case. इस केस को रट लो, इस केस का यही एक नाम है जिससे आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, दैट इज द ओल एंड गैस लीक केस। दिल्ली की एक फैक्ट्री थी फर्टिलाइजर्स की, जिसमें से ये गैस निकल के दिल्ली की पब्लिक को बहुत ज्यादा हार्म कर दी थी, ठीक है, समझ में आया? Here, an enterprise was engaged in an hazardous activity and it resulted in harming large group of people. large group of ये a large group of people. समझ में आया मेरी बात? ये है हमारी absolute liability. Now, coming to general defenses. See, पहला क्या है हमारा वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जो मैंने बताया था,
वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया मतलब टू अ विलिंग पर्सन, नो इंजरी इज डन। क्या मतलब हुआ इसका मैम? सी, बहुत से केसेस में ना यहाँ पे समझ लिया जाता है हमारी कि प्लेंटिफ की कंसेंट है, और इसलिए अगर उसको कोई डैमेज हुआ भी है तब भी उसको रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एक ये स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर ए, ये जाते हैं, मिस्टर ए है, चलो ए जाते हैं एक स्टेडियम मैच देखने, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ पे, क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है। अब ये भैया अपना आराम से बैठ के देख रहे हैं मैच, ठीक है। अब एक जो क्रिकेटर है हमारे एक्स वाई जी, उन्होंने बॉल हिट की, सिक्स हिट किया, ठीक है, और वो सिक्स में जो बॉल थी वो आके इनकी आंख पे लग गई और इनको हो गई इंजरी, ठीक है। अब क्या मुझे ये बताओ, ए को कोई रेमेडी मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो किससे मिलनी चाहिए, क्रिकेटर से, या जो हमारे स्टेडियम वाले हैं उनसे, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रही है उनसे। तो यहाँ पे पहली बात तो उसको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी, नो रेमेडी इज अवेलेबल टू मिस्टर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि मिस्टर ए ने कंसेंट दी थी, हियर द प्लेंटिफ हैड गिवन हिज कंसेंट टू एनी हार्म विच वाज प्रिडिक्टेड कि उनको हो सकता था, तभी हम लोग कहते हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। वो पर्सन जिनको कंसेंट दी है, जिन्होंने कंसेंट दी है, वो पर्सन जो विलिंग है, उनको कोई इंजरी हम मानते हैं हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए जब कोई इंजरी ही नहीं होगी तो कोई रेमेडी नहीं होगी। समझ में आई मेरी बात? जैसे in many cases harm has been inflicted on a person for which there is no remedy available in tort, as he himself has consented to such harm. समझ में आई मेरी बात? Harm suffered by consent is not actionable, but कंसेंट मस्ट बी फ्री। अब यहाँ नहीं कि वो मिस्टर ए जो एक स्पेक्टेटर थे उनको जबरदस्ती हम ले जाके बैठा दिए कि नहीं तुमको चलना ही चलना है, तुमको यहाँ बैठना ही बैठना है, और अगर तुमको कोई हार्म हुआ तो तुमको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, इसके लिए तुमको कंसेंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो उनकी फ्री कंसेंट नहीं है, तो फ्री कंसेंट इज इम्पोर्टेंट। नाउ ये जो है ये हमारे एसेंशियल्स है स्टूडेंट्स, ये हमारे एसेंशियल्स है, ठीक है। Consent must be free. The third one is knowledge does not necessarily imply assent. अब ऐसा नहीं है कि भैया मिस्टर स्पेक्टेटर की कंसेंट फ्री थी, उनको पता था कि स्टेडियम जाने से हाँ हो सकता है मुझे चोट लग जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्स वाई जी क्रिकेटर है हमारे वो उन्हीं पे टारगेट करेंगे। समझ में आया? तभी हम लोग कहते हैं मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई असेंट। क्लियर? वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, प्लीज उसको याद रखना सब लोग। Now, private defense. Just a second. Yeah. First of all, act of God. Act of God मैंने already explain किया था कि कोई भी natural cause such as storm, tide, earthquake, etc. etc. ये हमारे होते हैं act of God जो किसी इंसान के हाथ में नहीं होते हैं. The occurrence must be extraordinary and not one which could be anticipated. You cannot anticipate an earthquake. You cannot anticipate a storm, etc. etc. ठीक है? Private defense. It is permissible by law when reasonable force is used to protect himself or the property. मैम रीजनेबल फोर्स का क्या मतलब है? ये प्राइवेट डिफेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको ध्यान रखना। सपोज ए जो है उसने बी को हिट किया स्टोन से, अब इसका मतलब ये नहीं कि बी जाके उसका मर्डर कर दे, क्योंकि ये रीजनेबल फोर्स नहीं है हमारा। रीजनेबल फोर्स ये कहता है कि जिस फोर्स से, जितने फोर्स से आपको हिट किया गया है आप भी उतने से ही करो, ये नहीं कि आप उससे ज्यादा फोर्स इम्प्लाई कर दो उस पर्सन पे। अगर स्टोन से हिट किया गया है, यू बेटर यूज स्टोन और व्हाटएवर यू वांट, बट रीजनेबल होके, ये नहीं कि आप उसका मर्डर कर दो, आप उसको और कुछ कर दो, ठीक है ना। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट की एक सिंपल सी मीनिंग होती है जो कि जस्ट अ सेकेंड, जो कि प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, जो कि फोर्सी नहीं किया जा सकता है, जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब ये होता है, इनएविटेबल का मीनिंग इज कि जो चीज अवॉइड नहीं की जा सकती है। एक्सीडेंट which cannot have been foreseen or avoided in spite of reasonable caution. Plaintiff being a wrongdoer,
मिस्टेक, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मैंने बताया था न्यूसेंस में कि कोई भी रॉन्ग अगर आपकी लेजिस्लेचर करती है, लेजिस्लेचर मतलब ऑथराइज बाय लेजिस्लेचर, जिससे कोई गवर्नमेंट बॉडी आपकी, उनके एक्ट को हम लोग गलत, इन सच केसेस कंप्लेन कैन नॉट बी रेज्ड। ठीक है, श्योर। अब आते हैं हमारे लीडिंग केस लॉस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। आशबी वर्सेस वाइट जो है हमारा इंजूरिया साइन डैमनम विच इज वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तुम लोग को याद हो कि मतलब यहाँ पे आपका कोई वायलेशन है लीगल राइट का, लेकिन आपको कोई डैमेज नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है दैट प्लेंटिफ, सपोज एक प्लेंटिफ रहता है, यहाँ पे एक प्लेंटिफ रहता है हमारा, ठीक है, वो एक एलिजिबल वोटर रहता है, एलिजिबल 18+ वोटर रहता है, और जो वो जाता है अपना वोट कास्ट करने। ठीक है, बट वहां पे एक जो ऑफिसर रहता है बैलेट के बाहर, ये हमारे ऑफिसर है, ये उसको रोक देता है, दैट ऑफिसर स्टॉप्स हिम कि आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। भाई वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों, मैं तो एलिजिबल वोटर हूँ, मेरे पास तो मेरा वोटर आईडी है, मेरे पास सारे राइट्स हैं, तो ऐसा क्यों। ठीक है, बट स्टिल वो ऑफिसर उसको रोक देता है, जाने नहीं देता है। अब भले ही ये जो पर्सन है मिस्टर ए, अगर ये जिन एमएलए को, ठीक है, जिन एमएलए को ये वोट कास्ट करना चाहते थे, इवन दो वो जीत जाते हैं, स्टिल यहाँ पे उनकी वायलेशन हुई है लीगल राइट की। यहाँ पे भले उनको कोई डैमेज नहीं हुआ, बट यहाँ पे उनको वायलेशन हुआ है उनका लीगल राइट का। ठीक है, was plaintiff succeed his action against defendant who refused him to cast vote even though plaintiff was an eligible voter। तो yes, यहाँ पे उनको रेमेडी उस चीज के लिए मिलनी चाहिए। सेम केस हुआ था हमारे इंडिया में, दैट इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। क्लियर नाउ। सेकेंड है रिलन वर्सेस फ्लेचर, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, द डिफेंडेंट रियली ओन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टू कीप डेंजरस सब्सटेंस ऑन हिज लैंड इवन दो वाटर where it escaped and entered plaintiff's land and flooded his coal mines। एमसी मेहता का मैंने क्लियर किया था, एमसी मेहता ओलम गैस लीक केस की, जहाँ पे दिल्ली में आपको ये दिल्ली के एक फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री से निकल के और वहां के लोगों को अफेक्ट कर दी थी वो चीज। ठीक है, नाउ स्मिथ वर्सेस बेकर, एक और वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरियर का केस है, ये इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या होता है कि एक जो जो हमारा प्लेंटिफ रहता है वो एक एम्प्लॉय होता है और उसका डिफेंडेंट एम्प्लॉयर। ठीक है, उसका एम्प्लॉयर क्या होता है, डिफेंडेंट होता है। इस केस में एम्प्लॉय जो है वो काम करता है पत्थर काटने का। ठीक है, उसके डिफेंडेंट ने उसको एक चीज बोली होती है कि प्लीज थोड़ा ध्यान देना, अगर कुछ रिस्क विस्क है इस काम में थोड़ा देख के करना। उसने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कर दूंगा। अब एक दिन क्या होता है, प्लेंटिफ यहाँ बैठ के रॉक्स को कट कर रहा होता है एज यूजुअल, उसके सिर के ऊपर से एक क्रेन जा रही होती है जिसमें एक रॉक टाइड होता है। अब वो रॉक गिर जाता है प्लेंटिफ के सिर पे और उसको हो जाता है हार्म, उसको हो जाती है इंजरी, जिसमें प्लेंटिफ फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें वो यूज करता है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया और कहता है कि प्लेंटिफ ने तो कंसेंट दे रखी थी। समझ में आई मेरी बात कि प्लेंटिफ ने कंसेंट दे रखी थी, बट यहाँ पे ये कहा जाता है कि मेयर नॉलेज डज नॉट गिव यू असेंट, कि भले ही उसको ये चीज पता थी कि ये काम रिस्की है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने असेंट दे दी थी कि मेरे सर पे लाके रॉक गिरा दो। समझ में आया, ये है हमारा स्मिथ वर्सेस बेकर का केस। अब है डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट नेग्लिजेंस का केस है, इसको समझ लो, आखिरी केस है। डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन हमारा क्या कहता है, जो हमारा प्लेंटिफ था उसने एक ली थी जिंजर बियर की बॉटल, ये बॉटल थी ओपेक अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है, ओपेक बॉटल थी, ओपेक मतलब जिससे आप देख नहीं सकते हो। अब जब वो लोग जिंजर बियर ये पी रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, तब जब थोड़ी सी जिंजर बियर बची थी तब उसने अपने एक वो टम्बलर में ग्लास में निकाल ली, और जब उसने वो ग्लास में बची हुई बियर निकाली तब उसने देखा कि उसमें तो एक डीकम्पोज बॉडी पड़ी है स्नेल की। ठीक है, तब इसमें जो हमारे प्लेंटिफ होते हैं वो सूट फाइल करते हैं मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट। मैन्युफैक्चरर यहाँ पे हमारे डिफेंडेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट की आपकी जो ब्रांड की बॉटल है उसमें से ये डिकम्पोज स्नेल निकले, और यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर लाइबल होता है नेग्लिजेंस के लिए। ठीक है, manufacturer of bottle of ginger beer causing serious injuries to the plaintiff due to their negligence would be held liable। ठीक है,
गाइज आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट जो है टॉट का वो समझ में आया हो. यू विल गेट दिस नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल. पूरी नोट्स दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर MHCT. You can subscribe to my Instagram also. You can follow me on Instagram also. कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो या फिर मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली ड्रॉप करो, कहीं भी जहां आपको कन्वीनियंट लगे. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. ठीक है, ये मैं लीगल सीरीज, यहाँ पे मैंने लीगल सीरीज स्टार्ट कर दी है. मैं टॉट के बाद आगे जो आपके टॉपिक हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब कवर करूंगी एक एक करके. इसके बाद आई जंप टू लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपका है कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ये सब जो टॉपिक्स है उनको कवर करूंगी. एंड देन आई स्विच टू मैथ्स. ठीक है, डू नॉट वरी प्लीज, वन स्टॉप सॉल्यूशन हैज योर बैक. ये चीज मैं सारे आपके टॉपिक्स कवर करा दूंगी एग्जाम्स के पहले. ये सब आप आराम से पढ़ लोगे. इसकी नोट्स आपको बहुत इजीली PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर MHCT. प्लीज सब्सक्राइब टू इट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब, माई टेलीग्राम चैनल. सी टॉट्स में सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है मैक्सिम्स, बट उसको भी मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है अपनी मैक्सिम की सीरीज में जो मेरे यूट्यूब पे चल रही है. ठीक है, यू कैन फाइंड दैट सीरीज वेरी इजीली. मैक्सिम्स की सीरीज मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है. स्टिल मैं एक PDF अलग से डाल दूंगी टॉट्स के मैक्सिम्स का अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको देखना, पढ़ना. बाकी सारी चीजें जो मैंने कवर की हैं वो इनफ है, वो इनफ है MHCT के पर्पस के लिए, अदर लॉ एंट्रेंस के पर्पस के लिए. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. टॉट का PDF अपलोड करने के बाद अपलोड द क्वेश्चंस जो आपके MHCT में आ सकते हैं, प्रिडिक्टेबल है, जो बार बार आए हैं. मैक्सिम्स भी जो मैंने मेरी सीरीज में कराया है वो प्रिडिक्टेबल है, वो बार बार आ चुके हैं. प्लीज उसको फॉलो करो. इसके अलावा मेरी एक GK सीरीज है, वोकैबुलरी सीरीज है, उसको फॉलो करो. Kickstart your preparation for MHCT 2025 with one-stop solution for MHCT. Thank you so much. I'll meet you in another part.